जी हाँ, आज अपन पढ़ते हैं कक्षा 11वीं के जो भारत का भूगोल किताब है उनका दूसरा अध्याय जिसका नाम है संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश। तो शुरू करते हैं सीधा ही भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को। तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश है मुख्य रूप से 6 प्रकार के, यानी भारत को भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग होगा जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, यानी उनको हम हिमालय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरा भाग होगा वह होगा अपना उत्तरी विशाल मैदान, यानी उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। तीसरा भाग कहलाएगा जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या फिर दक्षिणी पठारी प्रदेश भी बोल सकते हैं इनको। और चौथा जो भाग है वह है भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में। और छठा भाग है यानी 5वां भाग है जो तटीय मैदानी प्रदेश है। और छठा भाग है अपना वह है द्वीप समूह के रूप। यानी सामान्यतः हम इस भू आकृतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांट के इनका वर्गीकरण करेंगे, जिसमें से अब शुरुआत करते हैं हम जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को जान लेंगे। तो क्या है अपना जो पहला भाग जो भू आकृतिक प्रदेश के आधार पर इनको जानते हैं। इनको भी जानने के लिए हम मुख्य रूप से इनका वर्गीकरण करेंगे, जो 2 भागों में कर देंगे। यानी भारत से जो ऊपरी भाग है, भारत के बाहरी भाग है जो ट्रांस हिमालय के रूप में है, और दूसरा जो भारत का हिमालय प्रदेश है, इनको हम 2 भागों में बांट करके वर्गीकरण करेंगे। तो देखते हैं इनका जो पहला प्रदेश है जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को। यह है जो पहला प्रदेश, यानी उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इनको हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनकी, और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कब होती है, किस प्रकार होती है, इसके समय काल की बात की जाए तो इनकी उत्पत्ति नवजीविमा कल्प में एक टर्शियरी यानी तृतीय कल्प के अंदर जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट या फिर लॉरेशिया या अंगारा लैंड व इंडियन प्लेट यानी गोंडवाना लैंड के टकराने से या उनके अभिसरण होने से यह 33 सागर का जो मलबा था या उनका अवसाद था वो वलित होकर के एक पर्वत के रूप में बना, जो आज नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। क्या होता है इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति की बात की जाए तो इनकी उत्पत्ति होती है अपने नवजीविमा कल्प के अंदर एक जो टर्शियरी कल्प है, यानी जो तृतीय कल्प के नाम से जाना जाता है, इनके अंदर होती है। समय काल इनका रहेगा नवजीविमा कल्प के अंदर टर्शियरी कल्प। और इनके अंदर 2 प्लेटें आपस में टकराती है। तो कौन कौन सी प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है जो लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड का भाग है, और एक साइड आपके इंडियन प्लेट है जो कि गोंडवाना लैंड के अंदर आती है। इन दोनों के टकराने या इन दोनों के अभिसरण होने से क्या होता है, 33 सागर का मलबा है या इनके जो अवसाद है वो वलित होकर के पर्वत के रूप में बन जाते हैं, और इनसे एक नवीन वलित पर्वत का निर्माण देखने को मिलता है। ये तो हो गई इनकी उत्पत्ति। और उसके बाद में जानते हैं कि जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है इनको हम समझने के लिए मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला भाग तो हो जाएगा जो भारत से ऊपरी बेल्ट है, जो ट्रांस हिमालय या फिर उनको पार हिमालय या फिर उनको तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है।
और एक जो दूसरा भाग है यह हिमालय के रूप में है, जो भारत के अंदर आने वाला भाग है, ज्यादातर भारत के अंदर ही आता है। तो मुख्य रूप से उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश को हम दो भागों में विभाजित करके जानेंगे, जिसमें से पहला भाग होगा आपका ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय, उनका उपनाम तिब्बत हिमालय भी है, और दूसरा भाग है अपना हिमालय। तो शुरू करते हैं, पहले भाग को जानने की शुरुआत करते हैं। जो पहला भाग क्या था आपका, ट्रांस हिमालय या फिर उनको पार हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके स्वेन हेडन ने किया, और इसके अंदर मुख्य रूप से 4 श्रेणी आती है जो निम्न प्रकार है। उनसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह ट्रांस हिमालय, इनके नामकरण की बात की जाए तो सर्वप्रथम इनका नाम एक स्वेन हेडन भूगोलवेत्ता है वो लेते हैं, और इनको फिर 4 श्रेणियों के आधार पर बांटते हैं। इसमें से पहली श्रेणी का नाम है आपके काराकोरम श्रेणी, जो भारत और तिब्बत देश के अंदर आती है, और उसके बाद में लद्दाख श्रेणी जो भारत के अंदर है, और उसके बाद में कैलाश श्रेणी है जो तिब्बत के अंदर आती है, और जास्कर श्रेणी है जो भारत के अंदर पाई जाती है। यानी इस ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय की बात की जाए या तिब्बत हिमालय की बात की जाए, इनको हम जान रहे हैं तो मुख्य रूप से 4 श्रेणियों के अंदर विभाजित करके देखेंगे, जिसमें से एक काराकोरम श्रेणी होगी, दूसरी लद्दाख श्रेणी, और तीसरी कैलाश श्रेणी, और चौथी जास्कर श्रेणी, जिसमें से 2 तो भारत के अंदर श्रेणी आती है, जिसमें से एक लद्दाख श्रेणी और दूसरी जास्कर श्रेणी। ये श्रेणी सीधी भारत के अंदर आती है, और काराकोरम श्रेणी इनका आधा भाग भारत के अंदर आता है और आधा भाग वो तिब्बत के अंदर आता है। यानी यह 2 श्रेणियां, एक काराकोरम श्रेणी और दूसरी कैलाश श्रेणी, ये दोनों मुख्य रूप से तिब्बत के अंदर आती है। अब देखते हैं इन श्रेणियों को इस डायग्राम के हिसाब से। यहां पर ये तिब्बत का पठार है, और ये पहला आपने जो देखा था वो देखा था काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी मुख्य रूप से भारत और तिब्बत के अंदर आ रही थी। तो यहां तक का जो भाग है, इनसे इधर वाला भाग है ये तो तिब्बत के अंदर आता है, और इनसे इधर वाला जितना भाग है यह भारत के अंदर आता है, यानी यहाँ आ जाता है। और इसके बाद में जो दूसरे नंबर की श्रेणी अपन ने देखी थी, उस श्रेणी का नाम था लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी यह पूरी की पूरी भारत के अंदर ही आती है, और यह यहाँ पर पाई जाती है, ये लद्दाख श्रेणी है। और उसके बाद में जो तीसरी श्रेणी हम जान रहे थे वो कैलाश श्रेणी के रूप में जान रहे थे। तो कैलाश श्रेणी पूरी की पूरी तिब्बत के अंदर आती है, और उसके बाद में आती है जो जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी आपके यहाँ पर आती है, और ये पूरी की पूरी भारत के अंदर में आती है। तो ये तो हो गई मुख्य रूप से 4 श्रेणियां, इनका एक डायग्राम, तो कहां पर कौन सी स्थित है। यानी कि काराकोरम श्रेणी है, ये आदि तो तिब्बत के अंदर आती है, और कैलाश पर्वत पूरा का पूरा तिब्बत के अंदर आता है। अब जानते हैं जो 4 भागों की पर्वतीय श्रेणियां थी, जिसमें से पहली श्रेणी आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी थी। तो उनको जानते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार उनको हम जानते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी यह भारत की सबसे उत्तर की श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी जो भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, इसे हम कृष्णगिरी भी कहते हैं, और यह तिब्बत के पठार के बीचों बीच फैली है। अतः इसे तिब्बत का पठार की रीढ़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये काराकोरम श्रेणी है, ये भारत के तो
एकदम उत्तर में, इसलिए उत्तर की श्रेणी कहा जाता है। लेकिन इनको कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह तिब्बत की बात है तो तिब्बत के पठार के एकदम बीसों बीस भाग में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम है। जो तिब्बत के पठार के अंदर इनको रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी तिब्बत के पठार की रीढ़ के नाम से भी इस श्रेणी को जाना जाता है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2 यानी गाढ़वी आस्तीन है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8,711 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यानी जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है K2 यानी कि गाढ़वी आस्तीन। इनकी लंबाई है 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है K2 यानी गाढ़वी आस्तीन। और यह चोटी आपके काराकोरम श्रेणी के अंदर पाई जाती है। K2 के बाद में अन्य भी श्रेणियां हैं, जिसके नाम है गसेरब्रूम और ब्रॉड पीक और हिडन पीक। दो ब्रूम है और दो ही पीक है। तो अन्य चोटियों के अंदर गसेरब्रूम प्लस ब्रॉड पीक और हिडन पीक, यह 4 अन्य श्रेणियों के अंदर आता है। और एक मुख्य श्रेणी थी जिसका नाम था आपके K2 गाढ़वी आस्तीन। काराकोरम श्रेणी के अंदर 2 प्रमुख दर्रे आते हैं। तो काराकोरम श्रेणी के अंदर 2 प्रमुख दर्रे आते हैं, जिसमें से काराकोरम दर्रा व अगिल दर्रा, जो भारत और चीन को जोड़ने का कार्य करता है। यानी काराकोरम श्रेणी के अंदर 2 मुख्य रूप से 2 दर्रे भी आते हैं, जिसमें एक काराकोरम दर्रा है और दूसरे दर्रे का नाम है अगिल दर्रा। ये दोनों भारत और चीन को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी भारत और चीन देश को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो कौन से दर्रे करते हैं? एक काराकोरम दर्रा और दूसरा है अगिल दर्रा। ये दोनों भारत और चीन को जोड़ने का कार्य करते हैं। काराकोरम श्रेणी के अंदर सियाचिन, वाल्टेरो, स्पार और हिमानिया यानी कि ग्लेशियर ये पाए जाते हैं या फिर है। तो काराकोरम श्रेणी के अंदर कई 2 दर्रे भी थे और कई ये ग्लेशियर भी पाए जा रहे हैं, जिसमें सियाचिन है, वाल्टेरो है, स्पार है और ग्लेशियर है। ये भी इसके अंदर प्रमुखतः देखे जाते हैं। और उसके बाद में इस काराकोरम श्रेणी को हमने 4 भागों में बांटा था, इसमें से काराकोरम क्लियर हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं लद्दाख पर्वत, यानी लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी, इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपके राकापोसी। राकापोसी की ऊंचाई है आपकी 7,887 मीटर। यानी इस लद्दाख पर्वत के अंदर या लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है राकापोसी और इसकी ऊंचाई है 7,887 मीटर। उसी प्रकार हम काराकोरम श्रेणी के अंदर देख रहे थे सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम था K2 गाढ़वी आस्तीन और उसकी लंबाई थी 8,611। अब ये राकापोसी जो 7,887 मीटर, यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी की है। और यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पाई जाती है। दर्रों की बात की जाए तो एक खारदुगला दर्रा जो 5,602 मीटर लद्दाख श्रेणी के अंदर
स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान योग्य दर्रा है। यहाँ यह लेह और सियाचिन क्षेत्र को जोड़ने का कार्य एक मोस्टली दर्रा है, जो विश्व के अंदर भी इनको जाना जाता है। तो यह दर्रा आपके लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंदर एक खारदुगला दर्रा है, जो 5602 मीटर पर पाया जाता है, और इनकी जो श्रेणी है, जो लद्दाख श्रेणी के अंदर स्थित है, जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान योग्य दर्रा है। कैसा दर्रा है? मोटरयान योग्य दर्रा है। जो कौन सा दर्रा है? खारदुगला दर्रा है। यह आपके लेह और सियाचिन क्षेत्र को जोड़ने का कार्य भी करता है। उसके बाद में जो तीसरे नंबर की श्रेणी है वो है कैलाश श्रेणी, उनको जानते हैं। तो यह लद्दाख श्रेणी का एक बड़ा हुआ भाग है, जो तिब्बत और चीन में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कैलाश चोटी है, जो तिब्बत के अंदर है। कैलाश श्रेणी की बात की जाए तो यह लद्दाख श्रेणी से ऊपरी है, और यह भाग एक बढ़ा हुआ भाग है, जो तिब्बत यानी चीन के अंदर है। और इसकी ऊंची चोटी की बात की जाए तो यहाँ पर कैलाश चोटी, तो कहीं पर तो केटू गाड़ी नास्टी थी, जो कराकोरम श्रेणी के अंदर। उसके बाद में लद्दाख श्रेणी के अंदर राकापोशी थी, और यहाँ कैलाश पर्वत यानी कैलाश श्रेणी के अंदर कैलाश चोटी है। यह अलग अलग श्रेणियों के अंदर पाई जाती है चोटियां। और उसके बाद में देखते हैं जास्कर श्रेणी को, जो चौथी श्रेणी के रूप में है। जास्कर श्रेणी यह मुख्यतः लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अंदर फैली है। इस श्रेणी में आपके प्रमुखतः 2 दर्रे पाए जाते हैं। जास्कर श्रेणी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अंदर फैली है। यहाँ पर इस श्रेणी के अंदर 2 प्रमुख दर्रे भी हैं, जिसका नाम है, एक का नाम फोटुला दर्रा और दूसरे का नाम है वारालासाला दर्रा। अब फोटुला दर्रा है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। यानी जो श्रीनगर है, श्रीनगर कश्मीर घाटी के अंदर है, इनको लेह से जोड़ने का कार्य करवाता है। तो कौन सा दर्रा है? जो फोटुला दर्रा के नाम से जाना जाता है, और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है। और जो अपना दूसरा दर्रा है, उसका नाम है वारालासाला दर्रा। यह मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। तो मनाली को लेह से जोड़ने का कार्य कौन सा दर्रा करता है? वारालासाला दर्रा करता है। उसके बाद में जानते हैं सिंधु नदी। यह सिंधु नदी जो भारत में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के भाग से लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से बहते हुए आपके पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। जो सिंधु नदी है, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के भाग से, यानी लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके मध्य या इनके बीच से बहते हुए जो पश्चिम की ओर एक पाकिस्तान देश है, इनके अंदर चली जाती है। अब अपने जान लिया जो ट्रांस हिमालय था या फिर पार हिमालय था, उनको 4 भागों में विभाजित करके उसमें पहला कराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी और तीसरा कैलाश श्रेणी और चौथा था जास्कर श्रेणी। उनको 4 भागों में विभाजित करके जान लिया था। उसके बाद में जो दूसरा भाग था वो एक हिमालय पर्वत के रूप में था। तो देखते हैं हिमालय पर्वत को, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी है, इनका एक छाया चित्र आपने को दिखाई दे रहा है। इनको देखते हैं। आप सभी को पता ही है और ज्ञात भी है कि सबसे ऊपर
उत्तरी दिशा होती है, उसके सामने दक्षिण और इधर पश्चिमी और ये पूर्वी, ये तो अपना दिशा प्रेक्षण हो गया। अब क्या होता है, अपन इनको जानने की कोशिश करते हैं सहायक क्षेत्र को। ये सहायक क्षेत्र अपन जानेंगे, उनसे पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करवा देता हूँ, उनके बाद में इस क्षेत्र को देखें तो ठीक रहेगा। हिमालय, हिमालय यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक सापाकार आकृति के अंदर 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, जो सिंधु घाट से ब्रह्मपुत्र घाट तक स्थित है। यानी इस हिमालय की बात की जाए तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक सापाकार आकृति के अंदर 2400 किलोमीटर लंबाई के अंदर फैला हुआ है, जो उत्तर पश्चिम के अंदर सिंधु घाट यानी सिंधु नदी से लेकर के जो दक्षिणी पूर्व में एक ब्रह्मपुत्र नदी अपना घाट बनाती है, वहां तक यह हिमालय विस्तृत है। हिमालय यह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, अर्थात यह देशांतरीय विस्तार 22 डिग्री है। इनका जो देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो यह 22 डिग्री के अंदर फैला हुआ है। इसमें से इनके देशांतर की बात की जाए तो शुरुआत तो होती है इनकी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य यह हिमालय फैला हुआ है। इनका विस्तार है वह 22 डिग्री का। जो हिमालय का ढाल है, तो हिमालय का उत्तरी ढाल तो आपके अवतल है, तथा इनका जो दक्षिणी ढाल है यह अवतल देखने को मिलता है। यानी इस हिमालय का जो उत्तरी ढाल है वह अवतल है, और बाकी जो हिमालय का दक्षिणी ढाल है वह आपके उत्तरीय रूप में पाया जाता है। इस हिमालय के अंदर 2 मोड़ भी पाए जाते हैं। कितने मोड़ पाए जाते हैं? 2। इसमें पहला मोड़ है आपके उत्तर पश्चिमी मोड़, या उनको उत्तर पश्चिमी सिंटेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, या इनका उपनाम और भी है जो उत्तर पश्चिमी वलन या फिर कश्मीर मोड़, या उनको उत्तर पश्चिमी हेयर पिन के नाम से भी जाना जाता है। और यह सुलेमान और किरधर पर्वत श्रेणियां जो आपके पाकिस्तान के अंदर स्थित, यानी पाकिस्तान के अंदर 2 पर्वत श्रेणियां भी है, जिसका नाम है एक सुलेमान और दूसरी है किरधर श्रेणी। ये दोनों पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। इनके 2 मोड़ थे। एक मोड़ तो अपन ने जान लिया जो उत्तरी पश्चिमी मोड़ के रूप में है, उनको कश्मीर मोड़ भी कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी हेयर पिन के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा मोड़ है जिसका नाम है दक्षिणी मोड़, यानी दक्षिणी पश्चिमी मोड़। दक्षिणी पश्चिमी मोड़ या उनको दक्षिणी पूर्वी सिंटेक्सिस या फिर दक्षिणी पूर्वी वलन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उनको हम असम मोड़ के नाम से भी जानते हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी हेयर पिन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये आप परिवर्तन कर देना, दक्षिणी पूर्वी मोड़ होगा। ये दक्षिणी पूर्वी मोड़ है। तो इनको हिमालय को हमने 2 मोड़ों में बांटा था, एक तो था उत्तर पश्चिमी मोड़ और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी मोड़। तो उत्तर पश्चिमी मोड़ को कश्मीर मोड़ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनको असम मोड़ के नाम से जाना जाता है। ये असम राज्य से दक्षिण की ओर हिमालय का मोड़ है, जो पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। यानी जो यह दक्षिण पूर्वी जो मोड़ है, यह असम राज्य से दक्षिण की ओर हिमालय का मोड़ है, जो
पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं उस छाया क्षेत्र को, जो छाया क्षेत्र था हिमालय के रूप में, उनके ढालों के रूप में। तो इनको जान लेते हैं। जी हाँ, ये हिमालय है। ये मुख्य रूप से ये आपके 22 डिग्री तक इनका फैलाव देखने को मिल रहा है। इधर आपके यहां सिंधु गाजे, यानी यह सिंधु नदी यहां पर चल रही है। यहां से चलती हुई आपके पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। और इधर जो अंतिम छोर है, यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अपना गाज बनाती है। यानी यहाँ सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र के गाज तक यह हिमालय स्थित है। और इस हिमालय की लंबाई की बात की जाए तो 100 किलोमीटर है। और यह कैसे विस्तृत है, तो यह उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है, विस्तृत है, जो सिंधु घाट से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। और इनकी लंबाई की बात की जाए तो 2400 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। लेकिन इसके ढालों की बात की जाए तो इनके ढाल दो प्रकार के हैं। जो उत्तरी ढाल है वो तो आपके अवतली ढाल के रूप में होगा। और इस हिमालय के जो दक्षिण वाला जो ढाल है वह आपके उत्तर ढाल होगा। कौन सा होगा? उत्तर ढाल होगा। लेकिन जो यह हिमालय स्थित है सिंधु घाट से लेकर के ब्रह्मपुत्र घाट तक, यह एक इनके आकार की बात की जाए तो यह हिमालय पर्वत सापाकार स्थिति में देखने को मिल रहा है। यानी ये सांप के रूप में देखने को मिल रहा है। अब जो ये अवतली ढाल है, ये जो अवतल ढाल है ये इस रूप का है। ये अवतल ढाल है, हिमालय का अवतल ढाल है, जो इस हिमालय से उत्तर की ओर पाया जाता है। और यह है जो उत्तर ढाल है, यह हिमालय के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अब इसकी बात की जाए इस हिमालय की, तो ये हिमालय है जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 96 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी यहाँ पर आपके 96 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इनके मध्य इनका विस्तार देखने को मिल रहा है। और पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात की जाए तो यह पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं आपके 96 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये देख लिया इस क्षेत्र को, इसके बारे में अपन ने जान रखा है और मोड़ों को भी देख लिया है। अब देखते हैं इस हिमालय की ऊंचाई को, यानी इस हिमालय की औसत ऊंचाई है आपके 6000 मीटर। इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और हिमालय की औसत चौड़ाई की बात की जाए तो 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के मध्य पाई जाती। यानी इस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, जो हाइट है, वह आपके 6000 मीटर है। और इसके औसत चौड़ाई की बात की जाए, इनकी चौड़ाई आपके होगी 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के मध्य। और इस हिमालय की चौड़ाई है जो पूर्व के अंदर, यानी पूर्व के अंदर लास्ट स्थान है आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम के अंदर जम्मू कश्मीर व लद्दाख की ओर बढ़ती जाती। यानी जो इस हिमालय का जो यहाँ वाला बेल्ट है, यानी यहाँ पर आप मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनकी जो चौड़ाई है वो आपके 160 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे यह अपन हिमालय अपना है जो इस पश्चिम की ओर आता है, तो इनकी ऊंचाई अपने आप, क्या इनकी चौड़ाई है वो अपने आप बढ़ती हुई नजर आती है। और कितनी हो जाती है? 400 किलोमीटर के बराबर आ जाती है। तो यह आपके हिमालय की चौड़ाई है। और यह हिमालय की पर्वत श्रेणियां देख रही है, आपको पहाड़ दिख रहा है
पर्वत दिख रहे हैं और इनका विस्तार भी ऐसे देखने को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 160 किलोमीटर, उसके बाद में जैसे जैसे आप इधर आओगे तो पश्चिम की ओर आओगे तो यह चौड़ाई अपने आप बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए इसके औसत चौड़ाई की बात की जाए तो 160 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। चलते आगे। हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचाई है वह भी बढ़ती जाती है। अब हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो भी अपने आप घटती जाती है। क्यों? क्योंकि अपन ने देखा था एक साइड तो 160 किलोमीटर की ऊंचाई थी, क्या 6000 की ऊंचाई थी, और उस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने आप इसमें कमी आ रही है। तो किस प्रकार आ रही है देखते हैं। यह हिमरेखा की ऊंचाई अब किस प्रकार ये घटती जाती है देखते हैं। यह भारत का पश्चिमी बेल्ट है, पश्चिमी भाग है, और इधर वाला अपने है पूर्वी भाग, और यहां से अपन रवाना होंगे पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो इनकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंकी जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्व के अंदर एक राज्य है जहां की ऊंचाई आपके 4420 मीटर देखने को मिल रही है, और नेपाल के अंदर जब अपन आएंगे तो यहाँ पर यह ऊंचाई बढ़ करके 4500 मीटर हो जाएगी, और जैसे ही अपन यहाँ उत्तराखंड के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ की ऊंचाई है अपने वह 5200 मीटर के बराबर आ जाती है। और जो पश्चिमी स्थान लास्ट है यहाँ लद्दाख के अंदर इनकी जो हिमरेखा की ऊंचाई है वो अपने आप 6000 मीटर के आसपास आ जाती है। इस प्रकार ये घटती हुई नजर आ रही, यानी अपन पश्चिम से इस ओर जाएंगे तो इस संख्या के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूर्व के अंदर 4420 मीटर से लेकर के जब पश्चिम तक अपन आए लद्दाख तक तो यहाँ 6000 मीटर की ऊंचाई देखने को मिल रही है। अब हिमालय के पूर्वी भाग यानी अरुणाचल प्रदेश और जो पश्चिमी भाग है यह जम्मू कश्मीर की ओर जाने पर जो हिमरेखा की ऊंचाई है यह भी अपने आप बढ़ती जाती है। यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपन ने इनकी ऊंचाई देखी थी 4420, और जब अपन लद्दाख के अंदर आ गए तो इनकी हाइट अपने आप 6000 मीटर के समथिंग चली गई थी। तो यह इनकी हाइट है, यह भी अपने आप बढ़ती हुई नजर आती है। और हिमालय के पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की ओर, यानी हिमालय के जो पूर्वी भाग है उनसे पश्चिमी भाग की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा है वह भी घटती हुई नजर आती है। यानी हिमालय के जो पूर्वी भाग है वहां पर अपने को बारिश है वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी, और पश्चिमी बेल्ट के अंदर है जो बारिश है वो कम मात्रा में देखने को मिलेगी, यानी घटती हुई नजर आएगी। उसके बाद में आ जाता है हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। तो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है वह हम 3 रूप में करते हैं, जिसमें से क्योंकि हिमालय को वैश्विक स्तर पर हम 4 भागों में बांटे। तो पहला तो था ट्रांस हिमालय, क्योंकि जब भारत का भूगोल अपन जान रहे हैं तो इनके अंदर सिर्फ 3 भागों को जानेंगे, एक महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। इसलिए पहले अपन ने विश्व या वैश्विक स्तर से जाना था, तो उनके अंदर जो उत्तरी पूर्वी जो भाग था वो हिमालय के रूप में था, यानी उनके पर्वतीय प्रदेश को जाना था। उनको 2 भागों में वर्गीकृत करके जाना था। उसमें पहला भाग आपके पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जा रहा था, और दूसरा था हिमालय के रूप में। तो उनको दोनों को हमने जान लिया है। उसके बाद में हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है भारत में वह मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है या 3 भागों में बांट के किया जाता है। तो इनको हम देखेंगे अगली क्लास।